हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग नई विश्व व्यवस्था टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में अक्सर देखा गया है कि नई विश्व व्यवस्था से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए मैं आपको आज नई विश्व व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूं कि नई विश्व व्यवस्था है क्या। पहले ये जानना जरूरी है कि नई विश्व व्यवस्था है क्या। तो शीत युद्ध के बाद कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रही जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिद्वंदी बन सके। फिर मैं एक बार कहता हूं कि शीत युद्ध के बाद कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रही जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिद्वंदी बन सके। इसके अंतर्गत अमेरिका सर्वशक्ति संपन्न देश के रूप में उभरा। ठीक है। सोवियत संघ के साम्यवादी व्यवस्था की समाप्ति से एक ध्रुवीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ और इसे ही नई विश्व व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नई विश्व व्यवस्था का क्या इतिहास है। तो मैंने आपको नई विश्व व्यवस्था के बारे में बताया। अब मैं बताता हूं कि नई विश्व व्यवस्था का क्या इतिहास रहा है। तो खाड़ी युद्ध में अमेरिका की इस सफलता और शीत युद्ध की समाप्ति की मिली-जुली परिस्थितियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बुश का एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की घोषणा के लिए प्रोत्साहित किया। किसको किया? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बुश थे उसने नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की घोषणा को प्रोत्साहित किया। परंतु इस नवीन विश्व व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य आज भी उतनी ही दूर है जितना कि खाड़ी युद्ध से पहले था। ठीक है। नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का स्वप्न अनेक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीयों ने भी देखा था। अमेरिका के जो पूर्व के राष्ट्रपति थे उन लोगों का भी ये ख्वाब था कि नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वे सभी इन सपनों के यथार्थ के परिवर्तित होते नहीं देखे जा सके। वे लोग उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और इस नई विश्व व्यवस्था शब्द अपने आप में नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि नई विश्व व्यवस्था कोई नया वर्ड है। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्रों द्वारा एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का स्वप्न देखा था। कौन देखा था? वुडरो विल्सन ने। पुनः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करने का स्वप्न देखा था, लेकिन यह नेता विश्व व्यवस्था तो नहीं बल्कि विश्व अव्यवस्था स्थापित करने में सफल अवश्य हुए। इसमें इनका भागीदार सोवियत संघ भी था और शुरू हुई विनाशकारी शीत युद्ध की राजनीति, जिससे अमेरिका एवं सोवियत संघ को तो कम बल्कि शेष विश्व को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। हथियारों की होड़ ने विश्व के बारूद की ढेर पर बिठा दिया था और एक भी चिंगारी संपूर्ण मानव विनाश का कारण बन सकती थी। वर्षों तक विनाश का नाटक चलता रहा, तब कहीं जाकर इसका पटाक्षेप हुआ। इस लंबे अंतराल के बाद आज विश्व खुली हवा में सांस ले रहा है। 60 के दशक में जब G77, G77 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर थे, उस समय 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष अधिवेशन में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, क्या था वो? नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु पारित घोषणा एवं कार्यक्रम में वर्तमान
प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नूतन ढांचा प्रस्तुत किया था। इसी तरह नवीन विश्व व्यवस्था की स्थापना के अनेक उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में मौजूद हैं। सच्चाई यह है कि जब भी कोई नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरता है तो शेष विश्व को देखने का उसका अलग अलग दृष्टिकोण होता है और उसकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। वह विश्व को अपने इच्छा अनुसार सजाने का विचार रखता है। वह विश्व का ऐसा मानचित्र तैयार करना चाहता है जिसको वह अपनी इच्छा के अनुसार उसमें रंग डाल सके। ठीक है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि संपूर्ण विश्व से तानाशाही को उखाड़ फेंकने, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, विश्व शांति एवं सुरक्षा, आर्थिक समानता, मानवाधिकारों की रक्षा आदि का न जाने कितने उच्च आदर्श होते हैं उसके साथ। परंतु वास्तविकता यह है कि इन उच्च आदर्शों के पीछे छिपी होती है उनकी कुटिल चाल, संकुचित मानसिकता, विश्व को शोषण करने एवं संपूर्ण विश्व पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की सच्चाई। ठीक इसी प्रकार की स्थिति खाड़ी युद्ध के बाद उभरकर सामने आई थी। ठीक है, खाड़ी युद्ध में सफलता से प्रोत्साहित होकर जॉर्ज बुश के दिमाग में भी एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का विचार आया। ठीक है, नई विश्व व्यवस्था के अग्रणी अमेरिकी विचारक हेनरी किसिंजर अपने एक लेख अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो इंडिया टुडे 15 मार्च को प्रकाशित हुआ था में लिखा कि अमेरिका ने कभी संकुचित एवं सीमित उद्देश्यों के लिए युद्ध नहीं किया है। प्रथम विश्व युद्ध जहां एक तरफ सभी युद्धों की समाप्ति के लिए लड़ा गया था, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में अस्थायी चिरकालीन शांति की स्थापना हेतु लड़ा गया था। अमेरिका ने भी खाड़ी युद्ध के इन्हीं परंपरागत सिद्धांतों के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। उनका यह भी मानना है कि हम जिस विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं वह निश्चय ही जटिल है। इस नव विश्व व्यवस्था को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यह विश्व व्यवस्था में बड़े ही सफल साबित होंगे, बशर्ते कि इसमें कोई ऐसा देश स्वयं सिद्धि न करे। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग विश्व व्यवस्था की विशेषता पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है आपको शांतिपूर्ण युद्ध एवं विवाद रहित विश्व का निर्माण करना। क्या है नई विश्व व्यवस्था की क्या विशेषता है? पहला विशेषता है शांतिपूर्ण युद्ध एवं विवाद रहित विश्व का निर्माण करना। दूसरा है अस्त्र शस्त्र के होड़ पर पाबंदी लगाना। तीसरा है एक दूसरे देशों में भाईचारा, सहिष्णुता, समानता का भाव व्यक्त करना। तीसरा में एक दूसरे देशों के विचारों, आस्थाओं, रीति रिवाजों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की एकता को बनाए रखना। और पांचवा है एक दूसरे देशों के साथ व्यापार, रोजगार संबंधी व्यवस्था उपलब्ध कराना। ये इनकी विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नई विश्व व्यवस्था का जब हम लोग अब इस पर विश्लेषण करते हैं कि नई विश्व व्यवस्था का क्या विश्लेषण होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नई विश्व व्यवस्था के विशेषताओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन विशेषताओं का इस नई विश्व व्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ा। यह तब देखने को आया जब खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने काफी शस्त्र निर्यातकों की खाली होती थैली भर दी। इतने उसने सामान दिए, हथियार दिए कि यहां पर नई व्यवस्था साबित नहीं हो पाया। इसका दूसरा पक्ष
जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे खाड़ी में तबाही करके कुवैत एवं इराक के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी कंपनियों को रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए। बदले में यह सभी कंपनियां उन्हें चुनाव के लिए धन देगी। इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अमेरिका अपने तेल भंडारों को सुरक्षित रखते हुए खाड़ी क्षेत्र के तेल उत्पादन, मूल्य निर्धारण और आपूर्ति को अपने नियंत्रण में रखकर विकासशील देशों को दबाव में रख सकेगा। वास्तव में बुश की इस नई विश्व व्यवस्था के पीछे उनके अपने क्षुद्र स्वार्थ ही काम कर रहे थे। खाड़ी युद्ध की सफलता से उत्साहित होकर वह अपने हितों के अनुकूल दुनिया को ढालना चाहते थे, लेकिन शायद बुश यह भूल गए कि विचारों, आवश्यकताओं, रीति रिवाजों, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था की एकता के बिना किसी भी नई विश्व व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक विश्व समाज के बगैर विश्व व्यवस्था कोरी कल्पना ही है और इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि क्षुद्र स्वार्थों एवं संकुचित क्षेत्रीय लाभों का परित्याग करके समानता और मानव की व्यक्तित्व गतिविधियों को स्वीकृति प्रदान की जाए। लेकिन अमेरिका ना तो कोई त्याग करने को तैयार है और ना ही स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रों की गरिमा को स्वीकार कर सकता है। वास्तव में अमेरिका का लक्ष्य सर्वाधिक यश प्राप्ति का है। वह विश्व में सर्वशक्तिमान के रूप में विश्व राज्यों का भाग्य विधाता बनना चाहता है। जब तक अमेरिका विश्व का भाग्य विधाता बनने की महत्वाकांक्षा पाले रहेगा, तब तक शांति कायम नहीं हो सकती है। शांति के बगैर बलपूर्वक जो भी विश्व व्यवस्था कायम होंगे वह राष्ट्रों की परोक्ष गुलामी के रूप में साकार होगा, जिसका प्रतिरोध अवश्यंभावी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस नई विश्व व्यवस्था के स्थापना के पीछे अमेरिका की वास्तविक इच्छाओं को समझा जाए, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो इसकी भारी क्षति संपूर्ण विश्व को उठानी पड़ेगी। बुश ने खाड़ी युद्ध के बाद जिस नई विश्व व्यवस्था की स्थापना का विचार किया था, वैसा ही अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा को तबाह करने के बाद विचार बनाया था, जिसके परिणाम शीत युद्ध के रूप में हुई, जो 1970 के दशक में चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और समूचा विश्व, यहां तक कि अंतरिक्ष भी युद्ध क्षेत्र बनता दिखाई देने लगा था। अगर वास्तव में यही संपूर्ण विषय का सार है तो इसका प्रतिरोध होना चाहिए। तो आज मैंने आपको नई विश्व व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दी है, और प्रश्न परीक्षा में अगर नई विश्व व्यवस्था से प्रश्न अगर पूछता है तो आप इन सारे चीजों का वर्णन उसमें करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके नंबर बहुत ही अच्छा आएंगे। तो चलिए आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।